अपना चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये जानकारी आपको दे दी गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने नंबर सिस्टम में इस प्रकार के नंबरों को इंक्रीज किया गया है जिनके माध्यम से हम किन्हीं भी बीजीय समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम उन समीकरणों को हल नहीं कर पाते थे जिनके मूल काल्पनिक हो जाते थे, परंतु कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत काल्पनिक संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, अर्थात यह कहा जाए कि जिसे भी आप संख्या कह रहे हो वो सब कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है। कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तव में क्या है? आर क्रॉस आर। गणितज्ञ हैमिल्टन ने इन्हें क्रिमिटिव के रूप में व्यक्त किया, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में व्यक्त किया। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंतर्गत हमने देखा कि एक सममित संख्या जो आयलर ने जेड से रिप्रेजेंट किया, जिसे तो इसका मानक रूप था a प्लस बी। आयोटा के आयोटा बी के एक ही बात है। आयोटा यहाँ पर सममित संख्या के काल्पनिक भाग को व्यक्त करता है। आयोटा एक काल्पनिक राशि है, बी काल्पनिक नहीं है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही यहाँ पर वास्तविक हैं। आयोटा वाला भाग कौन सा भाग कहलाता है? काल्पनिक भाग कहलाता है। तो यहाँ आयोटा ही अवैकल्पिक संख्या है, अर्थात इमेजिनरी नंबर है। बी यहाँ पर काल्पनिक संख्या नहीं है। ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो गणितज्ञ हैमिल्टन ने इन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर दिया था। तो हम देख रहे हैं कोई भी क्रिमिटिव युग्म आर क्रॉस आर का एक उपसमुच्चय होगा, उसी के अंतर्गत आएगा। अर्थात यह कहा जाए कि सी है वो स्वयं आर क्रॉस आर ही है हैमिल्टन के अनुसार। क्रिमिटिव युग्म कहाँ पर बनते हैं? कार्तीय गुणन के अंतर्गत। जब कोई समुच्चय अन्य समुच्चय के साथ गुणन की संक्रिया करता है तब उस समुच्चय के अंतर्गत ए क्रॉस बी के अंतर्गत कैसे एलिमेंट प्राप्त होते हैं? एक्स वाई प्रकार के, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर प्रकार के। यहाँ पर आर क्रॉस आर के अंतर्गत ये एलिमेंट होगा ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर फॉर ऑल ए बी। चाहे ए बी की वैल्यू आप कोई भी वास्तविक संख्या रखें, परंतु इस प्रकार का प्रिमिटिव आर क्रॉस आर के अंतर्गत अवश्य होगा। और इसे हम मानक रूप में, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है अपना? सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। इसको वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग करके लिखा जाता है। आगे सममित संख्याओं के ध्रुवीय रूप भी आएंगे, पोलर फॉर्म भी आएंगे। और ये कौन सा रूप है इसका? क्रिमिटिव रूप। और ये है इसका मानक रूप। इसके बाद भी हम सममित संख्या का तीसरा रूप भी देखेंगे, जिसे ध्रुवीय रूप के नाम से जानेंगे। परंतु इस समय हम केवल आपको सममित संख्याओं की जानकारी दे रहे हैं। सममित संख्याएं क्या हैं? तो इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम सममित संख्या के मापांक की बात करें तो आपको बता चुके हैं मापांक क्या होता है। किसी सममित तल में मॉडुलस कहते हैं इसे, मापांक। परंतु मापांक से तात्पर्य क्या है? किसी सममित तल के अंतर्गत, जिस तल के अंतर्गत हैमिल्टन ने इस क्रिमिटिव वाली संख्या को लिया, तो क्रिमिटिव को व्यक्त करने के लिए एक बिंदु चाहिए और बिंदु के लिए एक प्लेन चाहिए, समतल चाहिए। तो समतल के अंतर्गत जब हम 2D में चल रहे हैं तो दो अक्ष होंगे, एक एक्स और एक वाई। 3D में जाकर के तीसरा अक्ष आ जाता है, परंतु हम यहाँ पर 2D में है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत है। तो एक एक्स एक्सिस होता है जो क्षैतिज रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर हैमिल्टन ने एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष माना, वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष माना। तब एक
संख्या जो त्रिमितियुग्म AB के रूप में है, इस प्रकार से यहाँ बिंदु के रूप में लेंगे। हमें पता है कि कोई भी वास्तविक संख्या जब संख्या रेखा पर चलती है तो एक बिंदु के रूप में होती है। इसीलिए हमें ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि किसी वास्तविक संख्या के तुरंत बाद में अथवा तुरंत पहले कौन सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, क्यों बिंदु रेखावृत्त की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम x अक्ष पे आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ से अगर x अक्ष पे लंब डाल दें और यहाँ से y अक्ष पे लंब डाल दें इस बिंदु से, तो हमें पता है लंब L बिंदु पर गिर रहा है, मान लीजिए M बिंदु पर गिर रहा है y अक्ष पर, तब ये OL दूरी है वो किसके बराबर होगी, x कोऑर्डिनेट के एकल भुज के एकल होगी। और जो आपकी मान लीजिए बिंदु P है, PL दूरी है वो किसके बराबर होगी, OD के बराबर। भुज प्रथम निर्देशांक को कहते हैं, OD द्वितीय निर्देशांक को कहते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से प्राप्त हो गए निर्देशांक। अगर P को सीधा मूल बिंदु O से मिला दिया जाए तो आपकी जो डिस्टेंस है OP, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है, 0 0। तो P से मूल बिंदु की दूरी किसी सम्मिश्र तल में उस सम्मिश्र बिंदु, इसको कैसा कहेंगे हम, सम्मिश्र बिंदु कहेंगे, क्योंकि एक सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है। जो बिंदु किसी सम्मिश्र संख्या को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, व्यक्त करता है, उस बिंदु को हम सम्मिश्र बिंदु कहते हैं। तो इस तल को हम सम्मिश्र तल कहते हैं। तो सबसे पहले ये कार्य गणितज्ञ हैमिल्टन ने किया। इसके बाद आर्गेन भी आएंगे, तो आर्गेन इनको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करेंगे, अब बताएंगे वहां पर जब पोलर फॉर्म में जाएंगे। तो O से P की दूरी है वो क्या होती है, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक होती है। तो मापांक हमेशा एक धनात्मक अथवा शून्य। शून्य कब हो सकता है, क्योंकि सम्मिश्र संख्या तो शून्य भी हो सकती है। हम आपको कह चुके हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत शून्य भी आता है, तो शून्य भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब ये P बिंदु O बिंदु के कोइंसिडेंट हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, तब दूरी आपकी OP है शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी तो मापांक शून्य भी हो सकता है, परंतु नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। मापांक को रिप्रेजेंट करते हैं दोखड़ी लाइन के अंदर, लिख देते हैं Z को, और ये दोखड़ी लाइन के अंदर जो Z लिखी हुई है इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है मॉड Z। Z का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, और मापांक क्या है, दूरी OP के बराबर है। और दूरी सूत्र आप पहले से जानते थे, इसलिए मॉड Z क्या हो जाना चाहिए, आपने सम्मिश्र संख्या को A प्लस B के रूप में माना हुआ है। तो रियल पार्ट ऑफ Z आपको पता है, वास्तविक भाग इसका A है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z काल्पनिक भाग इसका B है। मापांक क्या होगा, आप AB और 0 0 के बीच दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो सीधा प्राप्त होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसे आप ऐसे कह सकते हो, A क्या है इसका रियल पार्ट ऑफ Z है, B क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो सीधा कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल इसका का क्या कर लेना चाहिए, वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल का मान क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है। तो मापांक आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सीधे फाइंड कर सकते हैं, उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग फाइंड करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सम्मिश्र संख्या जान चुके हैं, उसके मापांक के बारे में भी जान चुके हैं, तब हम इनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से हमने तुम्हें नेचुरल नंबर समझाए, तब उन पर कुछ प्रॉपर्टीज, उनके कुछ गुणधर्म, उन पर ऑपरेशन लगाए। रियल नंबर के अंतर्गत भी ऑपरेशन थे, इंटीजर नंबर्स में भी ऑपरेशन थे। तो ये भी तो एक संख्याओं का समुच्चय है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें भी ऑपरेशंस आएंगे, संक्रियाएं लागू होंगी। तो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में वो सभी संक्रियाएं लागू होती हैं जो रियल नंबर में लागू होती हैं, नेचुरल नंबर में लागू होती हैं। तो एक बार फिर ध्यान कीजिए, वहाँ पर हमने योग संक्रिया को देखा, अंतर संक्रिया को देखा, गुणन को देखा, भाग को देखा। तो ये सब संक्रियाएं कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी लागू होंगी और अलग अलग संक्रियाओं के गुणधर्मों का अध्ययन भी किया जाएगा। तो एक बार उन्हें देखते हैं, उन्हीं गुणधर्मों को जिनको आप बहुत पहले से
पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले हम संक्रिया लेते हैं योग की। कौन सी संक्रिया ले रहे हैं? योग। योग जो एडिशन है, योग के अंतर्गत जब दो सममित संख्याएं मान लीजिए Z1 एंड Z2, आपने इनका योग कर दिया Z1 एंड Z2, तो एक सममित संख्या आप मान लेते हो Z1 युगल, ये आपको फाइंड करना है दोनों का योग। तो क्या होना चाहिए? माना Z1 युगल A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 युगल A2 प्लस आयोटा B2। A1 B1 माने या ABCD माने, मानना तो अपने ऊपर है। तब हम देखना चाहते हैं इनका योगफल क्या होना चाहिए, तो हम Z1 प्लस Z2 फाइंड करना चाहते हैं। तो आप ध्यान दें, वास्तविक भाग के साथ जुड़ेगा, काल्पनिक भाग के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यह हम पहले से जानते हैं कि योग की संक्रिया केवल सजातीयों के साथ होती है, विजातीयों के साथ कभी नहीं हो सकती। सेम स्पाइसीज के अंतर्गत ही अंतर होता है, उन्हीं के अंतर्गत योग होता है। विजातीय कभी न तो जुड़ सकते हैं, न कभी उनमें अंतर किया जा सकता है। अर्थात वास्तविक संख्या ही वास्तविक से जुड़ सकती है या उससे अंतर बना सकती है। तो वास्तविक भाग के साथ ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 वास्तविक भाग बनेगा, प्लस दूसरा जो पार्ट बनेगा आपका B1 प्लस B2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया B1 प्लस B2। तो एट लास्ट हम देख पा रहे हैं कि दो वास्तविक संख्या का योग सदैव वास्तविक होता है। यहाँ पर भी दो वास्तविक संख्या है, B1 B2 तो वास्तविक है, इन वास्तविक संख्या का योग भी एक वास्तविक संख्या होगा। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है, अर्थात उसी रूप की संख्या प्राप्त हो जाती है x प्लस आयोटा बाई या बाई आयोटा। इसको इस प्रकार से माने x प्लस बाई आयोटा। x मीन्स A1 प्लस A2, बाई मीन्स B1 प्लस B2। तो B1 प्लस B2 क्या है? ये रियल नंबर है, A1 प्लस A2 भी एक रियल नंबर है। तो हमें पता चला x बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही कंडीशन थी यहाँ पर कि A भी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम समझ गए किन्हीं भी दो सममित संख्याओं का योगफल सदैव एक सममित संख्या होता है। इस गुणधर्म को समवर्त नियम कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात योग संक्रिया सममित संख्याओं के समुच्चय में समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। समवर्त गुणधर्म वह गुणधर्म होता है, कोई भी दो संख्याएं जिस समुच्चय से ली जाती हैं तो उनका योगफल सदैव उसी समुच्चय में प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उसी समुच्चय की कोई संख्या होनी चाहिए। तो इस गुणधर्म को हम समवर्त अथवा समवरक क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये समवर्त नियम का पालन करती है। कौन सी संक्रिया? योग संक्रिया। समझ में आ गया? इसके बाद तो ये कौन सा नियम हो गया है? समवर्त नियम। इसे हम कहते हैं समवर्त हैं या समवर्त नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं योग संक्रिया समवर्त नियम देख लिया। समवर्त के बाद हम देखते हैं क्रम विनिमेय नियम। तो ये हमने कौन सा नियम देखा है? समवर्त। अब देखते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय से क्या तात्पर्य है? क्रम विनिमेय से तात्पर्य है क्रम का बदल जाना, ऑर्डर जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्रम बदल जाना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जहाँ पर हम a प्लस बी के स्थान पर b प्लस ए लिखें तब भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अर्थात ये कहें कि Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस Z1 फॉर Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे कोई भी सममित संख्या क्यों नहीं हो। तो ये सीधा मैं लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस Z1 फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सममित संख्याओं के समुच्चय को इससे रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल C के द्वारा। अर्थात कोई भी दो सममित संख्या लेकर के आप उनके योग के अंतर्गत क्रम को बदल दोगे तब योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया? कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेय नियम। अर्थात ये क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। इसके आगे हम देखें एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अर्थात योग संक्रिया सहचारी होती है, सममित संख्याओं के समुच्चय में भी ये साहचर्य नियम का पालन करती है।
तीन सम्मिश्र संख्याओं के लिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अर्थात आप किन्हीं दो को पहले जोड़ सकते हो, बाद में किसी तीसरी को जोड़ सकते हो, तो योगफल समान प्राप्त होता है। इसे कहते हैं साहचर्य नियम, अर्थात योग के लिए सहचारी होती है। फॉर ऑल Z1, Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नियम हो गया है आपका? साहचर्य नियम। एक क्रमनिर्णय हो गया, ये हो गया साहचर्य नियम। तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। इसके बाद देखते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, जिसे आप कहते हो निरसन नियम, निरस्त कर देना। जैसे कोई दो सम्मिश्र संख्या Z1 प्लस Z2 या ये Z1 किसी तीसरी सम्मिश्र संख्या Z3 के साथ जुड़ करके समान योगफल बनाती है, अर्थात एक सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 के साथ अथवा वही Z1 Z3 के साथ योगफल करने पर योगफल कैसा प्राप्त होता है? समान। तब हम Z1 को निरस्त कर सकते हैं और सीधा ये प्राप्त कर सकते हैं Z2 युगल Z3। तब Z2 और Z3 कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया? निरस्त। कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप इसको योग कट लगा दें। ये तो छोटी क्लास में बच्चों को सुविधा की दृष्टि से सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। 2 प्लस एक्स यूकर आ जाता है कहीं पर y प्लस 2, तो आप अगर ऐसा करोगे तो आपके अंक काटे जाएंगे। ऐसे करोगे तो इसे कैसा माना जाएगा? गलत। इसे गलत माना जाएगा, क्योंकि निरसन नियम पहले से आपके पास है, तो आप निरसन नियम का पालन कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि आपको पता है योग संक्रिया क्रमनिर्णय होती है, तो लेफ्ट निरसन नियम और राइट निरसन नियम दोनों जब लागू हो जाते हैं तब निरसन नियम माना जाता है। अन्यथा तो लेफ्ट निरसन नियम होता है तो राइट नहीं होता है, राइट होता है तब लेफ्ट नहीं होता है। लेकिन लेफ्ट राइट जब दोनों होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, कहीं पर आपके लिए लिखा हुआ है इस प्रकार से 5 माइनस एक्स इक्वल 5 माइनस वाई, तब आप 5 से 5 को कैंसिल कर देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट निरसन नियम लागू हो रहा है, इसलिए। लेकिन कहीं पर ऐसे लिखा हो x माइनस 5 इक्वल 5 माइनस वाई, ऐसी स्थिति बन रही हो, तब आप 5 से 5 को लेफ्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? कारण यहाँ पर क्रमनिर्णय नियम लागू नहीं हो रहा है। जब क्रमनिर्णय नियम लागू हो जाता है तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट बदल के हम सीधा लेफ्ट निरसन नियम या राइट निरसन नियम लगा सकते हैं। यहाँ आप कैंसिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि निरसन नियम लागू नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर निरसन नियम लेफ्ट निरसन नियम लागू हो रहा है, तो माइनस के अंतर्गत लेफ्ट निरसन नियम लागू होगा, राइट नहीं हो रहा है। जबकि योग संक्रिया में लेफ्ट राइट दोनों, इसलिए हम इसको पक्षांतरण करते ही नहीं है। अगर ये 5 लेफ्ट में है इसके में और इधर भी लेफ्ट में है, तब तो आपने कैंसिल कर दिया, पर लेकिन एक तरफ कहाँ है वो? राइट में, और एक तरफ कहाँ है वो? लेफ्ट में, तो आप इसे निरस्त नहीं कर पाए क्योंकि निरसन नियम लागू नहीं हो रहा था। केवल राइट लेफ्ट निरसन नियम था, राइट था ही नहीं। जबकि यहाँ पर आपने इसको पलटा ही नहीं, क्योंकि आप इसे 2 प्लस वाई लिख सकते थे, ये आपको पता था कि कम्यूटेटिव है, योग संक्रिया क्रमनिर्णय नियम का पालन कर रही है। जबकि अंतर की संक्रिया क्रमनिर्णय नहीं होती है। 2 में से 3 घटा देना और 3 में से 2 घटा देना अलग अलग बात है। जबकि 2 में 3 जोड़ देना, 3 में 2 जोड़ देना एक ही बात को व्यक्त करते हैं। तो समझ गए आप? तो निरसन नियम के कारण आप इसे निरस्त कर पाते हो, परंतु कभी ऐसे नहीं करना। क्लियर? तो आप निरसन नियम का पालन कर सकते हो, तो Z1 को सीधा निरस्त करके ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से राइट निरसन नियम भी लागू हो जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों निरसन नियम तभी लागू होते हैं जब वो ऑपरेशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है, क्रमनिर्णय होता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों निरसन नियम लागू हो जाते हैं, तो हम सीधा कैंसिलेशन लॉ को मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं Z2 इक्वल Z3। दोनों स्थिति में समझ में आ गया। इस नियम को कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। निरसन किसी का नाम नहीं है, निरसन का मतलब होता है कैंसल हो जाना।
निरस्त हो जाना, अर्थात इसे निरस्तता का नियम कहते हैं। निरस्त होने का नियम, निरस्त हो गए ये समझ में आ गई बात। तो ये गुणधर्म हम पहले से जान रहे हैं। अब आगे हम ये देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी को भी हम छोटी क्लासों से समझते आए हैं। जब से हमने संख्याओं को समझा है तब से हमने संख्याओं में संक्रियाओं को भी समझा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तत्समक और व्युत्क्रम अथवा उसको प्रतिलोम भी कहते हैं, इनवर्स। ये दो शब्द हम छठवीं क्लास से समझते आ रहे हैं। तत्समक से हमारा तात्पर्य क्या होता है? तत्समक वह अवयव होता है उसी समुच्चय के अंतर्गत, कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ऐसी सम्मिश्र संख्या होगी जो किसी भी सम्मिश्र संख्या के साथ योग संक्रिया कर लेगी परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं योग के लिए तत्समक। तो योग तत्समक कहेंगे, उसे योगात्मक तत्समक कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा वो। तो आप विचार कीजिए, क्या सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में किसी ऐसी सम्मिश्र संख्या का अस्तित्व है जो किसी भी सम्मिश्र संख्या के साथ योग संक्रिया कर ले? लेफ्ट से करेगी तब लेफ्ट तत्समक कहलाएगा, राइट से करेगी तब राइट तत्समक कहलाएगा, लेकिन दोनों ओर से समान रिजल्ट देगी प्रत्येक स्थिति में तब तत्समक कहलाएगा वो अवयव। तो बताइए वो अवयव कौन सा है? जीरो। जीरो एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो किसी भी सम्मिश्र संख्या के साथ लेफ्ट अथवा राइट से योग संक्रिया करती है तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जीरो यहाँ पर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक कहलाएगा। तो देखिए आप तत्समक क्या होता है, तो आप देखते हैं हम तत्समक को। तत्समक आइडेंटिटी, तो तत्समक होता है आपका शून्य किसी भी सम्मिश्र संख्या के साथ लेफ्ट से अथवा राइट से। तो क्या आएगा? वही जेड। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ऑल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक भी सम्मिश्र संख्या के लिए अगर वो कार्य नहीं कर पाता है तो तत्समक नहीं माना। क्लियर होगी बात? हाँ, आप जेड को बदलते रहिए, स्वयं के लिए भी कार्य करेगा वो। अगर जीरो के साथ जीरो जोड़ दोगे तब भी जीरो ही आएगा। क्लियर? तो ये हो जाता है तत्समक। तो जीरो यहाँ पर क्या हो गया है? योज्य तत्समक। अब बात आती है प्रतिलोम की। प्रतिलोम क्या होना चाहिए? प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स जान लें। तो इनवर्स की परिभाषा के अनुसार आप जानते हो, ये तो आप जानते हो, तत्समक लेफ्ट, संक्रिया जो भी चल रही है, अवयव युगल अवयव, संक्रिया तत्समक, युगल अवयव, फॉर ऑल अवयव, चाहे कोई भी अवयव है। ये सूत्र होता है अपने आप में तत्समक के लिए। ऐसे ही इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लेफ्ट इनवर्स। इनवर्स लेफ्ट में बोलूंगा पहले तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में बोलूंगा राइट में आ जाएगा। तो इनवर्स संक्रिया अवयव, अवयव कौन है? कोई भी संख्या, कोई भी एलिमेंट उसका। तो प्रतिलोम संक्रिया अवयव युगल क्या आना चाहिए? तत्समक, वो तत्समक आ जाना चाहिए। युगल अवयव संक्रिया प्रतिलोम, तो राइट हो जाएगा। ये सूत्र है, आपको ध्यान है। प्रतिलोम संक्रिया अवयव, तो लेफ्ट प्रतिलोम हो गया। युगल क्या होना चाहिए? अवयव संक्रिया प्रतिलोम। प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम कहते हैं। तो क्या आता है हमेशा? तत्समक। ये फॉर्मूला है जो आपकी कक्षा 6 से चल रहा है। तत्समक का फॉर्मूला क्या था? ये कौन है? तत्समक संक्रिया, ये फॉर्मूले आपको सीधे आने चाहिए। संक्रिया अवयव युगल अवयव संक्रिया तत्समक, तब क्या आना चाहिए? अवयव। तब क्या आना चाहिए? वही अवयव। नोट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अवयव क्या है आपका? जेड। जेड संक्रिया क्या है? प्लस प्रतिलोम पता ही नहीं हमें क्या होता है, तो मानक प्रतिलोम एक्स है। हम फाइंड करना चाहते हैं इसी सूत्र से। हम यहाँ से तत्समक भी फाइंड कर सकते थे इसी फॉर्मूले के लगा के।
जब हमारे पास फॉर्मूला है तो मोहताज नहीं है, मैथमेटिक्स केवल समझने का सब्जेक्ट है, कभी भी हमें कुछ याद नहीं करना है। आपने मैथमेटिक्स के अंतर्गत बगैर समझे कुछ भी याद कर लिया तो विष के समान समझिए उसे, ऐसे समझिए जैसे जहर का प्रयोग कर लिया सब्जेक्ट में, वही आपकी कमजोरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि z प्लस एक्स यूकल x प्लस जेड, ये हो गया आपका, जैसे आपने यहाँ पर लिया, चलो कोई सा भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पहले ये लगा लिया कि प्रतिलोम संक्रिया अवयव अवयव संक्रिया प्रतिलोम युगल तस्मक, तो योग का तस्मक आप पहले ही देख चुके हो, क्या आ रहा है 0, तो तस्मक की जगह 0 लगाएंगे। प्रतिलोम के फॉर्मूले में हमें तस्मक की आवश्यकता है, जबकि तस्मक के फॉर्मूले में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ तस्मक होगा तभी तो प्रतिलोम आएगा किसी अवयव का। तस्मक होता है वो तो सभी संख्याओं के लिए काम करता है, पूरे समुच्चय में काम करता है, परंतु प्रतिलोम किसी अवयव विशेष का है, समुच्चय से उसका कोई लेना देना नहीं, किसी अवयव विशेष का होता है। तो यहाँ पर क्या है तस्मक, योज तस्मक क्या है 0, 0 को लगा दीजिए। अब फाइंड कर लीजिए x की वैल्यू, इससे फाइंड करो या इससे फाइंड करो, कम्यूटेटिव है, क्रम में है, किसी से भी फाइंड करो, तो x इक्वल क्या आ रहा है -z, अर्थात उसी सम्मित संख्या की ऋणात्मक सम्मित संख्या प्राप्त हो जाती है। और किसी सम्मित संख्या की ऋणात्मक सम्मित संख्या क्या होगी, उसके वास्तविक और काल्पनिक भागों का चिन्ह बदलने से प्राप्त संख्या उसकी क्या हो जाती है, ऋणात्मक सम्मित संख्या। जैसे एक सम्मित संख्या आपकी आती है z युगल मान लीजिए 2 - 3 आएगा, तो -z क्या हो जाना चाहिए -2 + 3 आएगा। समझ में आ गई बात, ये उसकी ऋणात्मक सम्मित संख्या हो गई। तो किसी सम्मित संख्या के साथ उसकी ऋणात्मक सम्मित संख्या को आप योग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तस्मक प्राप्त होगा, क्यों, वो उसका इनवर्स है, और इनवर्स संक्रिया करेगा तो क्या आएगा, तस्मक आएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए तस्मक फाइंड करना चाहते थे, तो ये आपके फॉर्मूला है, हमें नहीं पता, माना तस्मक x है, किसका फाइंड करना चाहते हैं, z का, यूकल z प्लस x, यूकल क्या आना चाहिए z, फॉर्मूला के अंदर जैसे लगाएं तो x यूकल क्या आ जाएगा, z - z = 0, ऑटोमेटिक आ गया। तो गणित के अंतर्गत हम स्वतंत्र होते हैं, हमें कोई चीज याद करनी ही नहीं है, हम किसी भी चीज को नियमों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें गणित के अंतर्गत नियम पता है तो किसी को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने प्राप्त नहीं किया, उसे नहीं देखा डेरिवेशन को, सीधा थ्योरी को रट डाला, तो अभी बताया मैंने जेल की डाला, तो गणित कमजोर हो गया। तो जो शब्द आप मुंह से बोल रहे हो वो शब्द आप ड्राइव नहीं कर सकते, उसका मतलब नहीं जानते। आपने शब्द कह दिया एरिया, क्षेत्रफल, आपसे पूछा था क्षेत्रफल क्या है, आपको पता ही नहीं। एरिया ऑफ ए सर्कल आपने कह दिया πr², लौट के पूछा गया कहां से आ गया, आपने बता ही नहीं पाया। पाई कहां से आ गया, कहां से बना है, एरिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही रहता है हमेशा, क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल भी तो यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसा कहूंगा तो ये कहोगे या तो पढ़ाने वाला मूर्ख है या पढ़ने वाला मूर्ख है, जो वृत्त के क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई बता रहा है। तो क्षेत्रफल द्विविमीय है, दो विमा है, स्क्वायर यूनिट में मापा जाता है। आयतन क्या है, त्रिविमीय हो गया, जो कि क्यूब यूनिट में मापा जाएगा। तो इसलिए एरिया तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा, अब आपको भरोसा हो जाएगा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये सर्कल का एरिया फाइंड किया, तो इसका ये मान लो सेंटर है, और सेंटर है तो आपने एक डायमीटर ले लिया, व्यास ले लिया, व्यास ले लिया, मान लो इसका सेंटर सी बिंदु पर, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर मान बैठोगे, इसे वो मान लो, ओ बिंदु पर है, और यहाँ पर कोई ए और बी बिंदु है। अब आप क्या करें, ए बिंदु से इसे कट कर दें, और कट करके इसे सीधा बी पर इस प्रकार से ऐसे खड़ा कर दें, एक रिंग माने, इसे एक तार के रूप में देखें,
एक तार से बना हुआ है ऐसे, और मैंने ए बिंदु से व्यास के एक सिरे से कट कर दिया और कट करके इसे ऐसे खड़ा कर दिया। तो आपको पता है पूरी जो पेरीमीटर है, जो सर्कमफेरेंस है, जो इसका परिमाप है अर्थात इसकी परिधि है, सर्कमफेरेंस है, वो कितनी होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर में से पाई आर तो इधर रह गई है और पाई आर इधर रह गई है, क्योंकि कोई भी व्यास वृत्त को 2 बराबर के वृत्तखंडों में बांट देता है, अर्थात बराबर की चाप बनाएगा दोनों, अर्धवृत्त बना देगा। तो ये कितनी रहेगी पाई आर, इधर भी कितना रह जाएगा पाई आर। तो ये लंबाई कितनी हो गई है इसकी, इस वक्त पाई आर हो गई है, पाई आर हो गई है। अब बचा हुआ नीचे वाला भाग समझते जाना ध्यान से, ये तो बी बिंदु पर सीधा। अब बचा हुआ नीचे वाला भाग हमने केंद्र पर सीधे इसके पैरेलल खड़ा कर दिया है। कैसे खड़ा कर दिया, केंद्र पर इसके पैरेलल, ध्यान से समझना, इसी के पैरेलल। तो आप बताइए इसके पैरेलल जा रहा है तो इसकी भी हाइट पाई आर, ये भी पाई आर हो गया। पैरेलल समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए, तो दूरी कितनी है, ओ से बी की त्रिज्या के बराबर, आर के बराबर। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर के बराबर। तो आपको पता है रेक्टेंगल नजर आ रहा है, आयत बन गया। तो अब मैं क्षेत्रफल तो किसका फाइंड करना चाहता हूँ, वृत्त का। तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो आपसे मैंने कहा है। तो इसकी लंबाई आप देखिए पाई आर बन गई, इस आयत की लंबाई क्या बन गई पाई आर, चौड़ाई क्या बन गई है आर बन गई है। आपने मल्टीप्लाई करा दिया आर से, तो आपको क्या फाइंड हुआ पाई आर स्क्वायर। मैंने यही तो कहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, फाइंड हो गई। तो कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आप बगैर जानकारी के कर रहे हो तो आप गणित को रट रहे हो। अगर आपके पास प्रमाण है, प्रूव कर सकते हो, मुंह से निकला हुआ हर शब्द आप प्रूफ प्रमाणित कर सकते हो, तब तो गणित है, नहीं तो कोई गणित नहीं है। आपके मुंह से शब्द निकल रहा है, उस शब्द को आप प्रमाणित कर सकते हो, वही गणित होता है। जिसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते वो कोई गणित नहीं होता है, ये मान लीजिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमने योग संक्रिया के गुणधर्मों को समझा, इसके बाद हम गुणन की संक्रिया के गुणधर्म समझते हैं। तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमेयता। अभी मैंने लिखा था क्रम विनिमेय, अब मैं लिख रहा हूं क्रम विनिमेयता। क्या अंतर है दोनों में, क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिविटी, अंतर क्या है। क्रम विनिमेय नियम हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन कम्यूटेटिविटी लॉ नहीं है। कम्यूटेटिविटी क्या है, क्रम विनिमेयता एक गुण है, प्रॉपर्टी है। क्रम विनिमेयता वह गुण है जिसके होने पर वो संक्रिया क्रम विनिमेय हो जाती है। ऐसे समझिए, सज्जनता और सज्जन में क्या अंतर है, सज्जनता और सज्जन में क्या अंतर है। क्या कोई व्यक्ति सज्जनता हो सकता है, कदापि नहीं। तो कैसा हो सकता है, सज्जन हो सकता है। तो सज्जन होने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, उसके अंतर्गत सज्जनता का गुण होना चाहिए। सज्जनता का गुण है तभी उसे सज्जन कहोगे, दुष्टता का गुण है तो उसे दुष्ट कहोगे। तो ऐसे ही किसी संक्रिया के अंतर्गत यदि क्रम विनिमेयता का गुण है तो वो क्रम विनिमेय कहलाएगी। समझ में आ गई बात। साचरता का गुण है तब वो साचर कहलाएगी। एसोसिएटिविटी होगी तो एसोसिएटिव कहलाएगी। कम्यूटेटिविटी होगी तब कम्यूटेटिव कहलाएगी। आप समझ गए ना दोनों बातों को। तो कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, ये गुण है, समझना चाहिए। आप अगर किसी भी चीज को बगैर समझे धारण करते चले जा रहे हो तो अपने लिए हानि का सौदा है तुम्हारा, नुकसान करते चले जा रहे हो। एक सिस्टम होता है, अगर आपका सिस्टम सही है तो आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, कभी भी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गणित के अंतर्गत आपका सिस्टम बढ़िया है तो सिस्टम अपने आप आगे ले जाएगा आपको। लेकिन आपका सिस्टम नहीं है, आप रटते चले जा रहे हो, तो आप चाहे 20 घंटा क्यों नहीं पढ़ते हो, 24 में से 20 घंटा भी पढ़ो, पढ़ने से कुछ नहीं होना जाना है गणित के अंदर, केवल समझने से होगा। 1 घंटा भी अगर आप समझते हो तो काफी है। आप 10 घंटा पढ़ते हो बेकार है।
तो दोनों बातें समझ में आ गई। तो क्रमनियमितता एक गुण है, क्रमनियम नियम के है या क्रमनियमितता कह रहा हूं तो आपको समझ लेना चाहिए प्रॉपर्टी ही है कम्यूटेटिविटी। तो दो सममित संख्याओं के लिए मैं क्या देखना चाहता हूँ, गुणन संक्रिया के लिए। तो सबसे पहले मुझे समरक नियम का पता लगा लेना चाहिए कि वास्तव में दो सममित संख्याओं में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो हमेशा एक सममित संख्या ही होती है। यस, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता है कि संख्याओं के साथ आप कुछ भी करोगे, उनके साथ आप कोई भी ऑपरेशन यूज में लाओगे तो हमेशा एक संख्या आएगी, और संख्या शब्द आएगा वो कॉम्प्लेक्स अवश्य होगी। इसलिए निश्चित कर सकते हैं कि दो सममित संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा एक सममित संख्या। क्लियर? तो यहाँ पर समरक नियम का पालन अवश्य होगा, अर्थात Z1 डॉट Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल Z1 एंड Z2। चाहे कोई भी दो सममित संख्या आप लोगे बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आप दो विभिन्न सममित संख्याएं लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। ये कौन सा नियम हो गया है आपका? संवरक। अभी मैंने समरक लिखा था, एक ही बात है, समरक कह देना, समवरक कह देना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज हो जाता। ठीक है, कम्यूटेटिविटी में देखें Z1 डॉट Z2 इक्वल Z2 डॉट Z1, आपको मैं प्रमाणित कर सकता हूं इसे। माना Z1 इक्वल A1 प्लस B1 आयोटा एंड Z2 इक्वल A2 प्लस B2 आयोटा। Z1 डॉट Z2 या Z2 डॉट Z1 कुछ भी करें, तो जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो A1 प्लस B1 आयोटा इंटू A2 प्लस B2 आयोटा। आप मल्टीप्लाई करें जैसे करते हैं सामान्य नियमों से, मल्टीप्लाई का नियम थोड़ी बदल गया है, वही नियम रहेगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले A1 का कर दो, आप क्या आएगा आपके पास A1 A2 प्लस क्या आएगा A1 B2 आयोटा, फिर क्या आएगा आपके पास A2 B1 के या B1 A2 एक ही बात है, A2 B1 आयोटा। वास्तविक संख्या तो क्रम में होती है, प्लस आपका क्या आ जाएगा B1 B2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए A1 A2 आपके पास ये रहा, ये आयटा स्क्वायर पहले ही आपको बताया जा चुका है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्यों? आयोटा की धन पूर्णांक घातों के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। वो क्या होता है, जब 4 का कोई मल्टीपल आता है, घात के रूप में गुणा जाता है, तब तो उसका मान हो जाता है 1, अन्यथा शेष फल के बराबर घात हो जाती है। ये बात आपको जानकारी में दे दी गई है। आयोटा की पावर 4k प्लस r इक्वल आयोटा की पावर r, जहाँ k बिलोंग्स टू नेचुरल क्या हो जाती है, आयोटा की पावर r, जहां k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये हो जाता है सीधा। तो आयोटा की पावर जब 4 का गुणज हो जाएगी, 4 का पूरा भाग जाएगा उस संख्या में, तब तो होगा मान 1, अन्यथा रिमाइंडर को लगा दीजिए घात के रूप में। तो आयोटा की पावर 1 2 3 ये सब जानकारी है आपको। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है -1। आयलर ने आयोटा किसे माना था, √-1 को। आयोटा किसका सिंबल है, आयोटा की वैल्यू नहीं है √-1, आयोटा की वैल्यू नहीं है, अक्षरों में वैल्यू नहीं होती, अक्षरों के कोई मान नहीं होते। ये √-1 का एक संकेत है इसे व्यक्त करने का, समझ गए ना? ऐसा भ्रम उत्पन्न मत कर लेना कि आयोटा का मान होता है √-1। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई में कैसे वैल्यू आ गई? 22/7 को पाई सिंबल दिया गया। क्लियर? क्यों दिया गया? क्योंकि किसी भी वृत्त का ये गुण होता है कि उसकी परिधि को यदि उसके व्यास से डिवाइड करोगे तो हमेशा इक्वल प्राप्त होता है, अर्थात उसकी परिधि और व्यास का अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उसकी त्रिज्या को आप कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लो, सभी वृत्तों के लिए समान होता है। सभी वृत्तों के लिए परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। वो स्थिर राशि 22/7 होती है, उसे एक ग्रीक लेटर पाई से डिनोट कर दिया गया है सांकेतिक रूप में। समझ गए अब? हाँ, तो पाई का मान नहीं है 22/7, 22/7 को सिंबल दिया गया है पाई। ठीक इसी प्रकार से √-1 को सिंबल दिया गया है आयोटा। आया समझ में? हाँ,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो बिना आयोटा वाला भाग हो जाएगा। बिना आयोटा वाला भाग क्या होता है, वास्तविक भाग। आयोटा वाला भाग क्या होता है, काल्पनिक भाग। तो ये एक साथ आ जाएगा, एक वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या का अंतर होगा तो एक ही बनेगी ना, यूनिक। तो यूनिक बन जाएगी। प्लस आयोटा कॉमन ले लिया आपने तो क्या आ जाएगा, a1b2 प्लस b1b2, a1b2 प्लस a2b1 है ये वाला, a2b1 और आयोटा आपने कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हो उसी मानक रूप में आ गए हम, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, आयोटा वाला। तो अर्थात ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या। आ गया समझ में, ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो Z1 डॉट Z2 इक्वल Z2 डॉट Z1, गुणन तो क्रमनियम में होता है तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, क्रमनियम नियम का पालन करेगा। इसके बाद हम देखते हैं साचर नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं भी तीन सममित संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको करना है, जिनमें से किन्हीं भी दो का प्रतिपाद में तीसरी का किया जा सकता है। Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, आप भले ही Z1 Z2 का करने के बाद Z3 से करेंगे, बात एक ही है। तो ये कौन सा गुणन होता है, साचर। For all Z1 Z2 and Z3 belongs to कॉम्प्लेक्स नंबर। साचर के बाद निरसन नियम, गुणन में जैसे निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट राइट दोनों होते हैं। Z1 डॉट Z2 इक्वल Z1 डॉट Z3, तब Z1 से Z1 लेफ्ट कर सकते हो और आप लिख सकते हो Z2 इक्वल Z3, हो गया लेफ्ट निरसन नियम। अगर आपको ऐसे फाइंड हो रहा है Z3 डॉट Z1, तब भी आप लिख सकते हो Z2 इक्वल Z3, हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। और जब लेफ्ट राइट दोनों लागू हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। कन्फर्म। तो ये योग संक्रिया के आपके गुणधर्म हो जाते हैं। अब बात करता हूं मैं अंतर की संक्रिया की, फिर बात करूंगा गुणन की संक्रिया की, फिर भाग संक्रिया की। तो देखिए अंतर संक्रिया के लिए तो आप पहले से भी जानते हो, रियल नंबर में, नेचुरल नंबर में, इंटीजर नंबर में आपने अध्ययन किया है कि अंतर संक्रिया क्रमनियम में तो हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, प्रत्येक वास्तविक संख्या ही एक सममित संख्या है। कोई भी गुणधर्म तभी लागू होता है जब वो पूरे समुच्चय में कार्य करता है। अगर कम से कम दो अवयव ऐसे हैं उस समुच्चय के अंतर्गत जहां वो गुणधर्म लागू नहीं हो रहा है तो गुणधर्म नहीं माना जाएगा। समझ गए ना, व्यापक रूप में होना चाहिए। तो अंतर की संक्रिया क्रमनियम में नहीं होती, लेकिन समृद्ध अवश्य होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अवश्य वहां पर एलर्ट होती है, अर्थात किन्हीं भी दो सममित संख्याओं का अंतर सदैव एक सममित संख्या होता है। क्रमनियम नियम लागू नहीं होता है, साचर नियम लागू नहीं होता है, निरसन नियम लागू कहाँ होता है, होता ही नहीं है, निरसन नियम लागू नहीं होता है। तो अर्थात एक ही नियम रह जाता है, कौन सा, समवर्ग नियम। तो इसको तो सीधा ही समझते हो आप पहले से। अच्छा, इसके बाद हम संक्रिया लेते हैं मल्टीप्लाई, गुणन वाली। तो गुणन वाली संक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे हम समझ लेते हैं। गुणन संक्रिया के लिए ध्यान से समझे। तो देखिए गुणन संक्रिया के लिए डेरिवेशन चल रहा होता है, डेरिवेशन के अंदर जमकर आनंद लिया जाता है गणित का। डेरिवेशन ही गणित का वह भाग है जो क्या होता है, सबसे अधिक मजबूत भाग कौन सा होता है, डेरिवेशन। क्योंकि डेरिवेशन के अंतर्गत हम उसकी वास्तविकता का पता लगाते हैं, थ्योरी के अंतर्गत हम उसे क्या करते हैं, अपने लिए रख लेते हैं, सार को केवल अपने लिए ध्यान में रख लेते हैं कि ये सार निकला है। डेरिवेशन को पूरे को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, डेरिवेशन केवल प्रमाणित करने वाला पार्ट है, लेकिन जो उसका थ्योरी है वो सार तत्व है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर। हाँ, पर ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं रखा जाए जिसे हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तो आप संक्रिया गुणन की देखती, गुणन की संक्रिया में हमने विभिन्न गुणधर्म देखे, अब हम देखेंगे तत्समक और प्रतिरोध। हमने गुणधर्म तो देख लिए, क्रमनियम में देख लिया, समवर्ग नियम देख लिया, निरसन नियम देख लिया, साचर नियम देख लिया। अब समझते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो किसी भी सममित संख्या के लिए तत्समक देखना चाहते हैं तो माना तत्समक क्या है आपका, ई मान लो, कुछ भी मान लो तत्समक, ठीक है। आपकी संक्रिया किसकी चल रही है, गुणन की। डॉट से रिप्रेजेंट करें या क्रॉस से करें, आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जाए, तो आपने माना लेफ्ट तत्समक, फिर राइट तत्समक भी होना चाहिए और उसी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए तत्समक की फॉर्मूला से। तो बताइए ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, Z/Z, यानी कि समझ में आ गई बात।
तो तस्मक अवयव आपका क्या है 1। तो 1 ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसे आप किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 क्या होता है, यहाँ पर गुणनतस्मक होता है जिसे आप कैसे लिख सकते हो 1 + 0। क्लियर। अब देखते हैं गुणन प्रतिलोम क्या होना चाहिए। तो गुणन प्रतिलोम के लिए आपने मान लिया प्रतिलोम x है तो लेफ्ट इनवर्स यूकल राइट इनवर्स यूकल तस्मक। तस्मक आपका क्या आया है गुणन तस्मक की, इसमें तस्मक चाहिए आपको। तो यहाँ से आपने x को फाइंड किया तो क्या आया 1/z। अब 1/z को आप फाइंड करोगे तो z इक्वल मानक रूप क्या है a + आयोटा b या b आयोटा। आप प्राप्त करना चाहते हैं 1/z तो 1/z को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से। ये -1 या घात के लिए नहीं लिया है, इनवर्स का एक सिंबल है, ये एक सिंबल है अर्थात z का प्रतिलोम। इसको क्या कहते हैं z का प्रतिलोम। इसे किससे व्यक्त किया है z इनवर्स से, इसे z का प्रतिलोम कहते हैं। तो z इनवर्स क्या आया है आपका 1/z आया है, समझ गए ना। अब 1/z आया है z की वैल्यू आपकी a + आयोटा b है। अब उसी मानक रूप में लाना चाहता हूं तो मानक रूप क्या है पहले ये जान रहे हैं। मानक रूप से मतलब क्या है, केवल प्रारूप को जाना है। वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, ये है वास्तविक रूप। सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक रूप होता है, जो मानक रूप होता है, जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हो, कौन सा होता है वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, इस रूप में आना चाहिए। लेकिन ये इस रूप में है नहीं, 1/, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग। जब मुझे चाहिए वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, 1/, नहीं चाहिए, तो उसी रूप में इसे मैं बदल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, इसका विपरीत चिन्ह लेकर के मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी वैल्यू में। तो नो इफेक्ट, तो यहाँ पर a - आयोटा b अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a - आयोटा b। समझ में आ गई ये बात। तब ये क्या प्राप्त होगा a - आयोटा b अपॉन नीचे a² - b²। आपको पता है दो पद योग से और अंतर से जब होते हैं मल्टीप्लाई में तो आप क्या करते हो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले पद का वर्ग, दूसरा पद है आपका आयोटा b, इसका वर्ग कर दीजिए तो आपको फाइंड होता है a - b अपॉन a आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी -1 तो प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट फाइंड होगा a² + b²। तो हम कह सकते हैं जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम होता है उसे क्या कहते हैं गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और योग संक्रिया का होता है उसे कहते हैं योगात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या आया था उसी का ऋणात्मक -z। जबकि गुणन प्रतिलोम क्या आ रहा है z इनवर्स क्या आ रहा है a - आयोटा b अपॉन a² + b²। अब आप ध्यान से समझोगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को समझें, कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी जो सम्मिश्र संख्या होती है वो मिरर इमेज होती है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह होती है। और दर्पण प्रतिबिंब से आपका क्या आशय है, दर्पण के अंतर्गत जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है अथवा आभासी बनता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, बताइए कैसा होता है, वास्तविक बनता है या आभासी, आभासी बनता है। किसी दर्पण के अंतर्गत आप ऐसे खड़े हो, आप उसको देख रहे हो, इस हाथ को यूं बढ़ा देते हो तो ये हाथ उसी साइड से बढ़ता हुआ आपसे ऐसे लगता है कि स्पर्श हो गया, क्यों होना नहीं चाहिए। आप दर्पण में तो ऐसे दिखाई दे रहे हो तो ये हाथ तो आपका इधर आ गया, इस साइड में चला जाना चाहिए। फिर आप इधर से हैंड को आगे कर रहे हो तो इधर से आना चाहिए, ये सामने कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता। तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब है आपका, आभासी काल्पनिक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होते हैं निर्देशांकों के चिन्ह ये, और इसके अंतर्गत होता है माइनस प्लस, और इसके अंतर्गत दोनों नेगेटिव होते हैं और इसके अंतर्गत पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान देंगे आप बाई अक्ष के अंदिश ऐसे चल रहे हो तो आप बाई निर्देशांक में ही अंतर देखोगे, एक्स सेम रहेगा, एक्स नहीं बदलने वाला, एक्स का चिन्ह सेम रहेगा, आपका केवल बाई चेंज होगा। बाई निर्देशांक में चल रहे हो तो केवल बाई चेंज होगा, एक्स सेम रहेगा। यो चल रही हो एक्स ही बदलेगा, बाई में नो इफेक्ट, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग चल रहे बाई सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दें, केवल आयता वाले भाग का चिन्ह परिवर्तित कर दें।
आयोटा वाले भाग का चिन्ह परिवर्तित करने पर। मिरर इमेज से तात्पर्य है अगर आप केवल ध्यान से समझना है इस बात को, मिरर इमेज का मैंने क्यों कहा है, यहाँ पर क्यों चर्चा की है। यहाँ कोई बिंदु है आपका, मान लीजिए 2 और 3 ये बिंदु है, और आप क्या कर देते हो, केवल इसके काल्पनिक भाग दूसरा वाला है ना सम संख्या का -3, तो इसी के जस्ट उतना ही नीचे चला जाएगा, एक्स अक्ष से जितना ऊपर है ठीक उतना ही नीचे चला जाएगा वो बिंदु। एक्स को समान रखते हुए यदि आप चिन्ह बदल देते हो तो जितना ऊपर है एक्स अक्ष से ठीक उतना ही नीचे प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। आपने यहाँ दर्पण रख दिया, दर्पण से आप जितना दूर होते जाओगे उतना उसमें अंदर धंसते हुए नजर आओगे, आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर होता चला जाएगा। आप दर्पण के जितना पास आओगे ऐसा प्रतीत होगा तो उधर से भी आप पास आ रहे हो, समझ गए ना। तो जितनी दूरी पर आप खड़े हो ठीक प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, ये बात आप जानते हो। तो इस मिरर इमेज क्यों कहा है, क्योंकि ठीक जितनी दूरी पर ऊपर है ठीक उतनी दूरी पर नीचे पहुंच जाएगा एक्स अक्ष की। क्लियर होगी बात, तो इसलिए कहते हैं इसको मिरर इमेज। तो ये क्या कहलाता है, इसका संयुग्मी सममित संख्या कहलाती है। तो किसी भी सममित संख्या की संयुग्मी प्राप्त करने के लिए उसके काल्पनिक भाग का केवल चिन्ह बदल देना चाहिए। तो अब जवाब देना जो आपसे पूछा जाए उसका, इस बात का आपने क्या अर्थ निकाल लिया है, तो आपको जवाब देना है z युगल a प्लस आयोटा b की संयुग्मी सममित संख्या है उसे हम व्यक्त करते हैं z बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार। इसको क्या पढ़ते हैं, बार, बार पढ़ते हैं, बार। बार जानते हो कैसे पढ़ते हैं इसको, बार, वार नहीं, फिर तो संडे मंडे ट्यूजडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, z बार। ये बार एक ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट, तो इसको बार से पढ़ते हैं। तो z बार क्या बताया, वास्तविक भाग को अपरिवर्तित रखते हुए, वास्तविक भाग को समान रखते हुए काल्पनिक भाग का केवल चिन्ह परिवर्तित करना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए, संख्यात्मक मान को नहीं बदलना है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, संयुग्मी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा, z बार भी तो एक सममित संख्या है, संयुग्मी तो सममित संख्या ही है, तो उसकी भी संयुग्मी होनी चाहिए। तो z बार की संयुग्मी क्या होगी फिर बताइए, उसके साथ भी वही कार्य करोगे, अर्थात इसके भी काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने से प्राप्त होगी, तो कौन आ जाएगी, z। तो z बार का अगर संयुग्मी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। एक बात, दूसरा संयुग्मी का गुणधर्म आपको बताता हूं। आपने किसी सममित संख्या के साथ उसकी संयुग्मी सममित संख्या को जोड़ दिया तो क्या आ जाना चाहिए, आप देख सकते हो कि वास्तविक भाग डबल हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो 2 रियल पार्ट ऑफ z हो जाना चाहिए, उसका दुगना होना चाहिए वास्तविक भाग। अगर आपने किसी सममित संख्या से उसकी संयुग्मी सममित संख्या को सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाना चाहिए, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो चिन्ह प्लस हो जाएगा ना, देख नहीं पा रहे ऊपर लिखे हुए, घटाओगे तो ये हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ और धर्म है सममित संख्याओं के, जैसे इसका संयुग्मी। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, क्या z इनवर्स इक्वल, ये क्या बन गया है, ये थी अपनी z, यही तो था z, तो ये क्या है फिर z का, z बार है, संयुग्मी है। और ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, z का मापन √a² प्लस b²। अब अगर मैं दोनों ओर क्या कर दूं, वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मॉड z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा, a² प्लस b², तो ये क्या है फिर मॉड z का। तो हम सीधा फाइंड कर सकते हैं। अब जब मापांक आपको पहले ही बताया जा चुका है और इसका जो संयुग्मी है वो आपको बताया ही जा चुका है, तो किसी का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है किसी सममित संख्या के लिए तो सीधा कैसे फाइंड कर दोगे आप, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, डेरिवेशन है, तो आपको बार बार डेरिवेशन का प्रयोग नहीं करना है।
ये डेरिवेशन सिस्टम है, ये थ्योरी सिस्टम है, ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूले को डिफाइन करें, परिभाषा क्या है फॉर्मूले की। आपसे कोई क्वेश्चन करता है सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र वो प्रारूप है, अर्थात वो सिस्टम है, वो प्रोसेसिंग है जो प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, तीव्र, त्वरित, वर्किंग रूल को त्वरित करने का जो माध्यम है, क्रिया विधि को तीव्र बनाने का जो माध्यम है, वही तो सूत्र है, वही तो फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, अन्यथा फॉर्मूला नहीं हो तब के आंसर नहीं आएंगे, डेरिवेशन से आएंगे। परंतु डेरिवेशन एट लास्ट में एक ऐसा प्रारूप तैयार करता है जो प्रारूप क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है, वो त्वरित कर देता है, अर्थात इस थ्योरी को, पूरे पाठ को समाप्त करके सीधा हमें आंसर दे देता है। समझ में आ गया। तो सूत्र कुछ और नहीं है, सूत्र किसी क्रिया विधि को तीव्र बनाने का एक माध्यम है, एक प्रारूप है, एक सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई शक नहीं है, नहीं है। तो आज आपने क्या सीखा है, इस क्लास के अंतर्गत आपने क्या सीखा है, एक बार मैं रिकैप में देखता हूं। आपने सममित संख्याएं के गुणधर्मों के बारे में जाना है, तो किन किन गुणधर्मों का पालन करती हैं, किन किन संक्रियाओं के अंतर्गत। तो हमने योग संक्रिया के अंतर्गत उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया है, गुणन संक्रिया के अंतर्गत गुणधर्मों का अध्ययन किया है, अंतर संक्रिया के अंतर्गत तो संवृत नियम का पालन होता है। इसी प्रकार से भाग संक्रिया के अंतर्गत भी संवृत नियम का पालन होगा, लेकिन कब, जब अशून्य से डिवाइड करूंगा तब। क्यों, शून्य से डिवाइड कर दूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, मात्र एक संकेत है, मात्र एक प्रतीक है, मात्र एक सिंबल है। आपको पता है अनंत कोई संख्या नहीं होती है, अनंत इस बात को सूचित करता है कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, अर्थात अंतहीन और एंडलेस होते चले जाए, कहीं तक जा सकते, समझ गए ना। असीमित के लिए एक सिंबल है, कोई संख्या नहीं है। क्लियर। तो अगर Z1 अपॉन Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, परंतु इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, फॉर ऑल यहाँ पर लगा हुआ, तो ये कंडीशन होनी चाहिए Z2 इज नॉट इक्वल। क्लियर, तब ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो भाग के लिए तो न तो तस्मत, न क्रम में ये गुणधर्म न पहले थे न इसमें हो सकते हैं, आपको पता है। क्योंकि गुणधर्म तभी लागू होंगे जब फॉर ऑल होंगे, जब रियल नंबर में ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में कैसे हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, जब रियल में ही नहीं है, रियल उसके साथ पूरा समाहित है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको जवाब दे सकता हूं, कैसे। एक आपने सममित संख्या ली, सममित संख्या का आपने संयुग्मी फाइंड किया, ध्यान से समझना, उसका संयुग्मी उसी के बराबर आ गया, या आपने उसका संयुग्मी लिया तो उसके ऋणात्मक के बराबर आ गया, उसी के ऋणात्मक के बराबर आ गया। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, एक सममित संख्या ले रहा हूं मैं 5, है या नहीं सममित संख्या, ये बताओ। मैंने कहा था हर संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताइए सम्मिश्र है, इसका संयुग्म लिखो। चलो, आपको क्या पढ़ाया, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलिए, इसे आप कैसे लिख पाओगे, 5 + 0 आएगा। काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलोगे तो क्या लिख पाओगे, 5 - 0 आएगा, यही तो लिख पाओगे। तो 0 में क्या प्लस क्या माइनस, 0 तो उदासीन है चिन्ह के प्रति, चिन्ह को मानती कब है, तो फिर डायरेक्ट इसे भी 5 भी लिख सकते हो। तो अर्थात जो Z था संयुग्मी भी Z है। ऐसा कब होगा, जब वो सममित संख्या कैसी होगी, विशुद्ध वास्तविक। तो अर्थात मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सममित संख्या विशुद्ध वास्तविक तब होती है जब उसे काल्पनिक भाग का मान है वो 0 होता है। अब मैं आपको संयुग्मी से बता सकता हूँ, अर्थात किसी सममित संख्या की संयुग्मी सममित संख्या स्वयं के बराबर होती है तो वो विशुद्ध वास्तविक, ऐसे भी तो बता सकता हूँ। एक ही बात का आंसर आप विभिन्न तरीकों से दे सकते हो यदि आप कनेक्टिविटी बना के चल रहे हो मैथमेटिक्स में, तब तो उन्हीं को कहते हैं मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। कई नजरिए से दे, नजरिए बदलते जाइए और नजारे बदल, जैसे नजरिया बदलोगे वैसे नजारे बदलेंगे। ठीक है, अगर आप गणित को रट नहीं रहे हो तो कहीं से भी एंट्री ले लो, किसी भी एक्सरसाइज में गणित के अंतर्गत कहीं से कहीं निकल जाओ, पूरे गणित में कैसे भी घूमो, आनंद लो गणित का। अगर आप कनेक्टिविटी बनाए रख रहे हो तब, अगर आप गणित को रट रहे हो तो जहां भूल जाओगे वहीं खड़े रह जाओगे। भाई रटा हुआ माल है आपके पास,
तो रटे हुए की यही पहचान है कि जहां पर भी उसे भूल गए वहीं खड़े हैं। लेकिन आप अगर समझ के चल रहे हो तो आपके पास कई रास्ते हैं, कहीं से भी कहीं निकल जाए। अब देखिए, मैंने कहा कि किसी समित संख्या का संयुगी उसके ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो आप क्या कह सकते हो? तो देखता हूं, एक समित संख्या में ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने ले ली 2 आयोटा, हैज कॉम्प्लेक्स, जो सभी काल्पनिक भी तो कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी साइन में लिखना चाहता हूं तो क्या होनी चाहिए बताओ? -2 आयोटा, क्योंकि इसे कैसे लिख सकते हो? 0 + 2 आयोटा, ऐसे तो लिख सकते हो। तो वास्तविक भाग को अपरिवर्तित रखोगे तो 0 - 2 आयोटा लिखोगे, और 0 - 2 आयोटा तो -2 आयोटा ही है। तो आप क्या कह सकते हो? अब यदि किसी समित संख्या की संयुग्मी समित संख्या उसकी ऋणात्मक के बराबर है, उसी के ऋणात्मक के बराबर है। ऋणात्मक समित संख्या कब बनती है? जब उसी का ऋणात्मक कर दिया जाए। उसकी ऋणात्मक के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो समित संख्या विशुद्ध काल्पनिक होती है, अर्थात उसका वास्तविक भाग शून्य तभी तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से भी तो डिफाइन कर सकता हूँ, समझ में आ गई पूरी बात है। तो एक कनेक्टिविटी पूरे में कहां से कहां जोड़ देती है, कहां से कहां जोड़ देती है। तो पूरे गणित को डेरिवेशन में तो गणित का आनंद है, बाकी रटने में रखा ही क्या है। थ्योरी तो मैं चाहूँ तो एक ही बार एक प्रतिबल लिखा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन में गणित का आनंद लीजिए, गणित को समझिए। समझ गए ना? यहाँ पर प्रमाण कर रहे हैं तुम्हारे सामने सब चीज। तो आपने आज क्या सीख लिया है? आज हमने सीख लिया है योग संक्रिया के गुणधर्म, गुणन संक्रिया के भाग, अंतर, जो भी ऑपरेशन है, संपर्क नियम, क्रमनिमेय नियम, साचर नियम, निरसन नियम, कहाँ पर गुणन तस्मक है, योज तस्मक है, गुणन प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, इन सब की जानकारी ले ली हमने। कैसे फाइंड करना है, इनके फॉर्मूले भी आ गए, सब एक साथ आ गया, पूरा डिराइव हो गया। डिराइव होने के बाद अब हम इसको एक साथ लिख लेंगे पर्दे पर, और लिख के हम उसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन ध्यान में रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रट लेंगे। रटा हुआ तो तब माना जाता जब आपको डिराइव नहीं किया जाता। क्लियर? आज की क्लास डाउटफुल है? नो डाउट। तो क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगली क्लास में इसकी थ्योरी के साथ क्वेश्चनों का आनंद लेंगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे 2 पॉइंट के साथ।